हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा रियल नंबर्स का सेकंड पार्ट है। ये हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई 10th क्लास का फुल सिलेबस। उसमें फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था मैंने रियल नंबर्स के साथ, और रियल नंबर्स में मैंने पार्ट 1 करा दिया था, जिसमें मैंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बताया था और टाइप ऑफ नंबर्स जो हमारे रियल नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाले हैं वो मैंने डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, पढ़ा था पार्ट 1 में मैंने बताया था प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं ये कंपोजिट नंबर। देखो, सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में हमने कल पढ़ लिया ऑलरेडी, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्राइम नंबर होते हैं हमारे जिनका 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो, जिन नंबर्स के केवल, ओनली, यहाँ पर और लगा देंगे, ओनली, कितना, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। मैंने बताया था आपको, लाइक 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ। यानी कि 2 फैक्टर कौन से होने चाहिए, एक तो वो खुद होना चाहिए और एक हमारा 1 होना चाहिए। ये 2 फैक्टर हमारे होने चाहिए, हम उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट वो बस ओनली हटाकर मोर लगाना है, मोर देन 2 फैक्टर। ओके, 2 फैक्टर, जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे। अब भैया मोर देन 2 फैक्टर का क्या मतलब, अभी आपने पढ़ा कि जिस नंबर के 2 फैक्टर होंगे, तो 2 फैक्टर हमारे 1 हो गए, 2 फैक्टर यानी कि 1 और इटसेल्फ, वो तो हर किसी नंबर का होना ही होना है, राइट। लेकिन अगर हमारा उसके ज़्यादा फैक्टर हो गए, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 4, तो 4 का एक फैक्टर हो गया 1। अब फैक्टर क्या होता है, अगर आपने ये नहीं समझ आ रहा है फैक्टर क्या होता है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में देखना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में बताया है फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ये मैंने डिटेल में बताया है। यहाँ पर फैक्टर यूज़ हुआ है, मैं फिर से बता देती हूँ। फैक्टर का मतलब है जिन नंबर्स का मोर देन 2 फैक्टर, फैक्टर मतलब जिन नंबर्स के टेबल में 4 आता होगा, लाइक 1, 2 और 4। ओके, इन नंबर से ये 4 क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इन नंबर्स के टेबल में ये 4 आ रहा होगा, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये 4 के 3 क्या है, फैक्टर्स हैं। ओके, तो मोर देन 2 फैक्टर्स अगर किसी नंबर के हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, याद रहेगा। ओके, ये हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मैंने बता दिया आपको, ये क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों से ही रिलेटेड हमारी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, मैं बार बार अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सीबीएसई में पूछा जाता है, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा या ऐसी थ्योरम भी मिल सकती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम का, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स वाले जो नंबर होते हैं वो कहते हैं कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। एक्सप्रेस्ड मतलब दिखाया जा सकते हैं, या फैक्टराइज मतलब उनके टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब फैक्टर्स किए जा सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स में। यानी कि अगर मैं इसको अपने शब्दों में बताऊं तो किसी एक कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर में फैक्टर्स किए जा सकते हैं। जैसे मैं लिखूं 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। 2 क्या है, मैंने बताया था 2 का हमेशा से बहुत बार डिस्कशन होता है, क्योंकि 2 एक ऐसा, केवल और केवल ऐसा नंबर है जो इवन भी है, यानी कि सम संख्या भी है और प्राइम भी है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 इसीलिए बोला जाता है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, याद रखेंगे इसको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। ये क्या हो गया, अब मैंने अभी देखो थ्योरम हमारी क्या कह रही, थ्योरम कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या है हमारा 4, ये कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है ना।
भाई मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू टू लिख दिया, 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू टू, और 2 इंटू टू को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, 2 प्राइम नंबर होता है, तो मैंने वही थ्योरम कह रही ना, एक कंपोजिट नंबर को हम इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती है। ओके, अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ, 1 क्या है, 1 कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है। 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन आपको पता है, प्राइम नंबर की भी डेफिनेशन पता है, तो फटाफट से आंसर करिए कि 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। मैं बता देती हूँ, 1 हमारा कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर 1 ही होंगे, ओनली 1 फैक्टर। तो ना ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूरी कर पा रहा है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, सब बोलेंगे साथ में, जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, अब कंपोजिट नंबर की बारी आती है। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 होने चाहिए। अब यहाँ पर 2 ही नहीं हो रहे, तो मोर देन 2 का क्या मतलब है ना। तो इसका मतलब है 1 नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कंपोजिट। ओके, ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ना ही ये प्राइम नंबर है, इसलिए अच्छे से इसको याद रखेंगे, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पर वापस चलते हैं फटाफट। थ्योरम क्या मैंने बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर लें, इसको मैं इजी वर्ड्स में लिखूं तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम क्या, नंबर्स भाई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल टू कंपोजिट नंबर, ओके। तो याद हो गया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को कंपोजिट नंबर में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है थ्योरम में, नेक्स्ट क्या है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ऑफ कोर्स यूनिक, मैं बताऊंगी कैसे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर फैक्टर्स अकर्स, ऑर्डर चेंज हो सकता है बट ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। देखो मैं बताती हूँ, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, 10 को लिखा मैंने 2 इंटू 5, ओके, 15 को मैंने लिखा 3 इंटू 5, ओके। अभी देखो सभी का फैक्टराइजेशन, 8 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 और 2 रेज़ टू द पावर 2, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सारे कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि सभी के मोर देन 2 फैक्टर हैं, ठीक, सभी के मोर देन 2 फैक्टर हैं और हमने उनको ब्रेक डाउन कर लिया है किसमें, प्राइम नंबर्स में। देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और सभी का क्या, किसी का ये 2 टू द पावर 2 है, ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 इंटू 5 है, ये 3 इंटू 5 है। क्या किसी का भी फैक्टराइज, क्या किसी का भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मैच कर रहा है, नहीं। तो फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा और किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। ये होती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप ये अच्छे से समझ में आई होगी। आज इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, चलते हैं। अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था, अब उस क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि उस जो हमने कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्वेश्चन सीबीएसई कैसे हमसे पूछता है तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन से ही समझ में आता है, इसलिए उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बट हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमको करना कैसे है, और क्वेश्चन का, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। मैथमेटिक्स में अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, देखो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप दे देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको सोल्यूशन करने में, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो शायद उस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में छिपा होगा, वो आपको समझ आ जाएगा, बस आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, तो ये इसको ठीक कर लेंगे, ये है 4 टू द पावर n, पावर में n है, ठीक है।
कंसीडर द नंबर्स कोई है 4 रेज टू द पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। चेक वेदर, तो आपको चेक करना है देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू उठा लीजिए n का, तो फॉर विच 4 रेज टू द पावर n, इसको फिर से ठीक कर लेंगे, 4 रेज टू द पावर जो है n एंड्स विद द डिजिट 0। जो अगर फोन, जैसे मैंने कहा कि 4 रेज टू द पावर 1 किया तो आपने कहा 4 आएगा, 4 रेज टू द पावर 2 किया तो आपने कहा 16 आएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि ये जो कह रहा है कि ऐसे नंबर्स आते रहेंगे, जैसे मान ले 100 से, ये 100 है, 100 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है। क्या ऐसा कभी होगा कि 4n जो है मैं n की कोई ऐसी वैल्यू रख दूँ, कोई भी वैल्यू उठा कर ले आइए आप, कोई, बट नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर में कोई भी n का ऐसा वैल्यू उठाकर रख दूं जिससे अगर जो रिजल्ट मिलेगा, जो इस तरीके से हमें जो नंबर्स मिलेंगे, जो ये मिल रहे हैं, इस तरीके से जो नंबर्स मिलेंगे वो कैसे होने चाहिए, वो उसको क्या कोई ऐसा नंबर्स होगा जिसके लास्ट में 0 हो रहा होगा। देखो, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि 0 आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जो लास्ट यूनिट डिजिट है हमारा, यूनिट डिजिट क्या होता है मैंने बताया, ये जो यूनिट डिजिट है इसमें अगर 0 बनेगा तो उसकी 1 प्रोबेबिलिटी ये है कि 5 इंटू 2 आ रहा होगा। जब भी हमारा 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है, और 10 अगर इसके लास्ट में 0 बन गया, फिर 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 रहेगा। इसमें कोई चीज़ नहीं है, आपको पता है 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है आपको कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, अगर हमारा किसी भी नंबर में प्रोडक्ट 5 इंटू 2 बन गया है तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो हमारा 0 बनेगा उसके लास्ट में, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट 0 आ सकती है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा, जो यहाँ पर हमें 4 रेज़ टू द पावर n है, उसमें क्या करना है, 4 रेज़ टू द पावर n, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो मैंने 1 रख दिया तो 4 आया। 4 टू द पावर 2 यानी कि नेचुरल नंबर 2 होता है तो हमारा 2 रख दिया। ऐसे ही अगर मैं n सो ऑन करते जाऊंगी, 4 रेज़ टू द पावर 3 भी कर लो, लेट्स से 4 रेज़ टू द पावर 3 तो आ जाता है हमारा 64। देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, और लास्ट में जब आप करेंगे 2 5 6 होता है, 4 टू द पावर 5 लेट्स से, तो वो 6 आएगा। तो 4 6 क्या कभी 0 बनेगा, कभी 0 नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कभी भी 0 नहीं बनेगा। एक तो एक मेथड ये हो गया, आपने बेसिक से आपने वैल्यू रख कर ही देख लिया और फिर आपको समझ आ गया कि ये हमारा 0 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यूनिट डिजिट में, हमेशा या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, बस 0 नहीं आ रहा है। यानी कि 0 ना कभी आएगा, क्योंकि हम कितनी भी पावर कर लें 4 आएगा या 6 आएगा, या 6 आएगा या 4 आएगा, या 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक। तो यूनिट डिजिट में हमें 0 नहीं मिलेगा। तो ये हमने चेक कर लिया। इसका सोल्यूशन करने का मैं सोल्यूशन भी बता देती हूँ। वैसे भी हमको ध्यान रखना है कि 4 रेज़ टू द पावर n को, क्या मैं 4 को फैक्टराइज कर सकती हूँ प्राइम नंबर्स में? अभी हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है ना, 4 रेज़ टू द पावर n, ओके। तो मैंने इसको किया 2 रेज़ टू द पावर 2 और होल पावर n, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2n। तो ये हमेशा क्या बनेगा, जब भी इवन नंबर आ गया, और इवन नंबर्स की पावर क्या हो गई हमारी, और इवन नंबर हो गई, क्योंकि 2 से अगर कोई नेचुरल नंबर्स की अगर, क्योंकि 2n क्या होता है, 2n हमेशा एक नेचुरल नंबर, हमेशा एक इवन नंबर होगा। क्यों इवन नंबर होगा? क्योंकि n का कोई भी नेचुरल नंबर होगा, अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो ये जो पावर है हमेशा कभी भी ये 0 नहीं देगा। इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इसका सोल्यूशन मैं बता देती हूँ। ओके, देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। इफ द नंबर सेम एज 4n, 4 रेज़ टू द पावर n, फॉर एनी नंबर कोई भी नेचुरल नंबर्स वेयर टू एंड विद द डिजिट 0
देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। मैंने बताया ना कि हमेशा कभी भी अगर वो हमारा डिविजिबल होगा, मैंने अभी अभी फैक्टराइजेशन करके दिखाया था, तो आपने क्या देखा इसको हम लिख सकते हैं 2⁻²n। तो 5 तो कहीं आया ही नहीं, जब 5 आया ही नहीं तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा 5 की डिविजिबिलिटी या तो उसके यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यही होती है 5 की डिविजिबिलिटी। तो या जब ये नंबर डिविजिबल होगा तो इसकी 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैंने अभी बताया कि 4n को हम क्या लिखते हैं 2⁻²n। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n is 4n is 2, ओनली 2 है। हमें क्या बताया कि 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 5 × 2, यानी कि 5 ही होना चाहिए 2, तो 2 तो है बट 5 नहीं है। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic is know their prime numbers in the factorization of 4n. So there is no natural number n for which 4n ends with the 0। ये आपका सोल्यूशन है। समझ आ गई बात। 4 में इनका कोई भी वैल्यू आप उठा लाइए और इसमें रख दीजिए, लेकिन कभी भी ये जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 से 0 नहीं होगा, यानी कि वो नंबर 0 से नहीं ख़त्म हो रहा होगा। आई होप समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर क्या, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी कि प्राइम नंबर्स में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है CBSE में, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स में के बारे में। ओके, तब तक आप इसके फर्स्ट अगर पार्ट को आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखिए, दोनों साथ में देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको, हर पार्ट को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी, इसलिए ऐसे हमारे पार्ट में वीडियोस रहेंगी। ओके, थर्ड पार्ट में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स का पढ़ेंगे और फिर एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।